नमस्कार। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ज्वर चिकित्सा अध्याय 3 पढ़ेंगे। ज्वर चिकित्सा अध्याय 3 के अंदर भी परीक्षा की दृष्टि से कुछ मुख्य सिद्धांत ही हम पढ़ेंगे। ज्वर के भेदों का वर्गीकरण स्थान काल धातु भेद से किया गया है। अर्थात स्थान काल धातु भेद से ज्वर के अनेक प्रकार होते हैं, उनमें से कुछ मुख्य हम पढ़ेंगे। चिकित्सा सिद्धांत को समझने से पहले हमें ज्वर की संप्राप्ति अच्छे से आनी चाहिए, तभी हम चिकित्सा सिद्धांतों को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ज्वर की संप्राप्ति। तो ज्वर की संप्राप्ति यानी कि ज्वर की उत्पत्ति किस तरह से होती है, दोष दूष्य किस तरह से मिलते हैं, ये हम समझेंगे। जैसा कि स्लाइड के अंदर दिया हुआ है, सर्वप्रथम निदान सेवन यानी मिथ्या आहार विहार का सेवन करने से त्रिदोष प्रकोपित होते हैं, और त्रिदोष प्रकोपित होने के कारण आमाशय के अंदर जाकर रस धातु को भी दूषित कर देंगे, और रस धातु के साथ मिलकर और अग्नि को भी बाहर ले जाएंगे संपूर्ण शरीर में। यानी जैसे रस का सर्कुलेशन होगा तो साथ में दोष दूषित समूर्छना होके त्रिदोष और रस धातु और अग्नि संपूर्ण शरीर में फैल जाएंगे, और वहाँ पर जाकर स्वेदवे स्रोतस को मुख्य रूप से अवरुद्ध कर देंगे। स्वेदवे स्रोतस अवरुद्ध होने के कारण हमें पसीना नहीं आएगा, और पसीना रुकने के कारण हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और यही टेम्परेचर बढ़ना ज्वर कहलाता है। संप्राप्ति के अंदर मुख्य घटक क्या है देख लेते हैं एक बार। दोष इसमें त्रिदोष है, लेकिन दोषों के अंदर भी मुख्य दोष पित्त दोष है। दूष्य रस धातु और अग्नि दूषित हो जाती है। अधिष्ठान आमाशय है मुख्य रूप से, और वैसे संपूर्ण शरीर में ही फैल जाता है। स्रोतस रस्व स्रोतस स्रोतोदुष्टि संघ टाइप की होती है, स्वभाव तुरंत होता है। अग्निदुष्टि अग्नि मंद होती है। साध्य असाध्यता यानी कि साध्य है। शुक्रगत ज्वर को छोड़ के बाकी सभी ज्वर साध्य है। अब हम देखेंगे मुख्य चिकित्सा सिद्धांत। तरुण ज्वर चिकित्सा, जीर्ण ज्वर चिकित्सा सूत्र, धातुगत ज्वर चिकित्सा सूत्र, सन्निपातक ज्वर चिकित्सा सूत्र, आगंतुक ज्वर चिकित्सा सूत्र और पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा, ये मुख्य चिकित्सा सिद्धांत हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तरुण ज्वर की चिकित्सा। तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि तरुण ज्वर होता क्या है, कौन से ज्वर को हम तरुण ज्वर बोलेंगे। तो तरुण ज्वर 1 से 7 दिन तक जो ज्वर होता है, ज्वर के जो शुरुआती 7 दिन होते हैं वो तरुण ज्वर कहलाता है। नेक्स्ट है मध्यम ज्वर, यानी कि जो 7 यानी कि 8 से 12 तक होता है उसको मध्यम ज्वर कहते हैं। और 12 से 21 दिन का ज्वर जो है वो पुराण ज्वर कहलाता है। और 21 दिन के बाद का ज्वर, अगर 21 दिन के बाद भी ज्वर बना रहेगा, स्प्लीनोमेगेटी वगैरह हो जाती है, प्लीहा वृद्धि हो जाती है और पेशेंट को ज्वर बना रहता है, तो इस ज्वर को हम जीर्ण ज्वर कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी चिकित्सा। तरुण ज्वर की चिकित्सा आचार्य चरक ने क्या बताई है। आचार्य चरक ने श्लोक नंबर 142 के अंदर तरुण ज्वर का चिकित्सा सूत्र बताया है। लंघनम स्वेदनम काले है यवाग्वः स्तिक्तको हो रसः पाचना अन्य विपक्वानाम दोषाणाम तरुण है ज्वर है। अर्थात तरुण ज्वर के अंदर लंघन, स्वेदन, यवागु और पाचन अन्य विपक्वान, पाचन चिकित्सा यानी लंघन पाचन चिकित्सा से रिलेटेड बाकी सारे पान वगैरह रस वगैरह भी हमें देना चाहिए। तो लंघन क्यों कराना चाहिए, पाचन क्यों कराना चाहिए, यवागु क्यों देने चाहिए, क्या इसके लाभ है। तो लंघन के लाभ है, और कितने टाइम तक कराना चाहिए। तो तरुण ज्वर 7 दिन तक रहता है, इसलिए लंघन के लिए भी 7 दिन तक बोला है कि 7 दिन तक पेशेंट को लंघन कराना चाहिए। लंघन कराने से हमारे शरीर में लघुता उत्पन्न होगी और अग्नि बढ़ जाएगी। जैसा कि हमने संप्राप्ति के अंदर देखा था कि ज्वर के अंदर मंदाग्नि हो जाती है, और लक्षण भी अगर देखा जाए तो लक्षणों में भी यही होता है, भोजन की इच्छा नहीं होती, अरुचि हो जाती है। तो जैसे ही हम लंघन कराएंगे तो पेशेंट की अग्नि तेज हो जाएगी और भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाएगी और शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाएगी। तरुण ज्वर की नेक्स्ट चिकित्सा बताइए, यवागु देना चाहिए। तो यवागु से भी वही लाभ है जो लंघन से लाभ है। यवागु भी एक तरह से लाइट आहार है,
तो यवागु में भी यवागु देने से भी पेशेंट की अग्नि दीप्त होगी और भूख अच्छी लगेगी और शरीर में लघुता उत्पन्न हो जाएगी। और ज्वर के पेशेंट को यवागु जो है 7 में है। चरक के 151 और 52वें श्लोक में यवागु का लाभ बताया हुआ है। नेक्स्ट इसमें एक श्लोक के अंदर तिक्त को हो रस शब्द आया था। जो चिकित्सा सिद्धांत हमने पीछे पढ़ा उसके अंदर तिक्त को रस है, यानी कि तिक्त को रस से अर्थ है तिक्त द्रवों का पानी बना के देना चाहिए। तिक्त जो मेडिसिनल प्लांट है उनका पानी बना के बॉईल करके ठंडा करके ज्वर के पेशेंट को देना चाहिए। अगर ज्वर के पेशेंट को देंगे तो उसकी पिपासा और ज्वर की शांति हो जाती है। तो षडंग पानीय जल का 6 कंटेंट द्रव्य होते हैं और ये 6 कंटेंट द्रव्य इसी षडंग पानीय शब्द के अंदर ही ये कंटेंट द्रव्यों का कोड छुपा हुआ है। स से सौंठ और सुगंध पाला, प से पित्त पापड़ा और न से नागरमोथा और ल से लाल चंदन और खे से खरगोश, यानी कि खरगोश का रक्त लाल होता है। इस तरह से कोड मतलब 6 कंटेंट द्रव्य याद रख सकते हैं जिनको श्लोक याद नहीं रहता है इजीली। नेक्स्ट हम देखेंगे जीर्ण या पुराण ज्वर की चिकित्सा। तो जीर्ण या पुराण यानी कि जितना पुराना होता जाएगा पित्त और कफ तो कम रहेगा और वात बढ़ती जाएगी और वात बढ़ने के कारण पेशेंट के मल में रुक्षता उत्पन्न हो जाएगी, यानी कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है वात की मुख्य चिकित्सा बस्ती होती है और अगर मल के अंदर रुक्षता आ गई है तो मल को स्निग्ध करना है तो स्निग्ध बस्ती होती है अनुवासन बस्ती। तो उसकी मुख्य चिकित्सा है अनुवासन बस्ती हमें देनी चाहिए। चरक की श्लोक नंबर 172 में बताया हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे धातुगत ज्वर की चिकित्सा। धातुगत ज्वर की चिकित्सा श्लोक नंबर 315 से 16 में बताई गई है। यानी रसगत अगर ज्वर है तो उसके अंदर वमन और उपवास कराना है, क्योंकि रसगत ज्वर के लक्षणों के अंदर कफ के सिमिलर लक्षण होते हैं, यानी रस प्रदोषित लक्षण ही दिखेंगे। जो रस प्रदोषज लक्षण होते हैं वैसे ही रसगत ज्वर के लक्षण होते हैं, इसलिए हमें पेशेंट को वमन और उपवास कराना चाहिए। रक्तगत ज्वर के अंदर सेक और प्रदेह कराना चाहिए, क्योंकि रक्तगत ज्वर या रक्तगत जितने भी रक्तज डिसऑर्डर होते हैं उसकी तुलना हम पित्तज डिसऑर्डर से करते हैं, यानी कि मेनली वो स्किन को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो रक्तगत ज्वर के अंदर भी स्किन एलर्जी देखने को मिलती है, इसलिए हमें सेक और प्रदेह यानी लेप वगैरह लगाना चाहिए और कुछ शमन औषधियाँ देनी चाहिए रक्तज ज्वर के अंदर। मांस मेदगत ज्वर के लिए विरेचन और उपवास करने के लिए बताया है। अस्थि मज्जागत ज्वर के अंदर निरूह और अनुवासन बताया है। जैसे कि हमें पता है अस्थि और मज्जा वात का मुख्य स्थान है और वात की मुख्य चिकित्सा हमें पता है बस्ती होती है और बस्ती के अंदर निरूह और अनुवासन बस्ती अस्थि मज्जागत वात की मुख्य चिकित्सा है। आगे हम देखेंगे सन्निपातक ज्वर। सन्निपातक ज्वर 25 प्रकार के होते हैं, उनमें 13 जो सन्निपातज है वृद्धि दोष होते हैं बढ़ने के कारण और 12 क्षीण दोष के कारण होते हैं। तो क्षीण दोष प्राय व्याधि उत्पन्न नहीं करते हैं और अगर करेंगे भी तो वो कालांतर में जाके करेंगे और वो अपने आप ही कालांतर में जाके शांत हो जाते। नेक्स्ट हम देखेंगे सन्निपातक ज्वर की चिकित्सा। सन्निपातक ज्वर चिकित्सा सूत्र बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सन्निपातक ज्वर के लिए चिकित्सा सूत्र है वर्धनेन एक दोषस्य शपणेन उच्छ्रितस्य वा कफ स्थान अनुपूर्व्या वा सन्निपात ज्वरम जयेत। वर्धनेन एक दोषस्य यानी कि क्षीण दोष को बढ़ाकर बढ़े हुए दोष को कम करके हमें उसकी चिकित्सा करनी है, अर्थात हमें यहाँ पे सामान्य विशेष सिद्धांत लगाते हुए तीनों दोषों को इक्वल करना है और उसके बाद ही हमें दोषों की चिकित्सा करनी है। इसको और ज़्यादा इजी से समझने के लिए हम फॉर एग्जांपल जैसे वात पित्त कफ इनको हमें सम करना है। तो माना कि वात वृद्ध है, वृद्धतम है, पित्त वृद्धतर है और कफ वृद्ध है, यानी कि कफ 30% बढ़ा हुआ है, पित्त 60% बढ़ा हुआ है और वात 90% बढ़ा हुआ है। लेकिन हमें तीनों को बराबर करना है, बराबर करने के बाद ही हमें चिकित्सा करनी है। तो बराबर यानी 33.33% हमें तीनों को इक्वल करना है। ये करने के लिए हमें क्या करना होगा तो और हम एक एग्जाम्पल लेके इसको आसानी से समझ सकते हैं सामान्य विशेष सिद्धांत लगा के। जैसे कफ दोष वृद्ध है तो हम उसमें मधुर रस वाली औषधियों का प्रयोग करेंगे जिससे पित्त और वात क्षीण होगा और इससे
बलवान दोषों का निर्हरण कर लेंगे। और अगर वात बढ़ा हुआ है तो इसमें तिक्त कषाय रस का प्रयोग करेंगे, जिससे तिक्त कषाय से वात और बढ़ेगा लेकिन पित्त और कफ का शमन हो जाएगा। इस तरह से हमें तीनों को बराबर करके जब समसन्निपातित अवस्था उत्पन्न हो जाएगी तो हमें कफ, फिर वहाँ पे हमें दुविधा ये आती है कि तीनों समान अवस्था में भी हमें कौन से वाले दोष को पहले जीतना है। तो आचार्य चरक ने बताया है कफ स्थान अनुपूर्वी। कफ स्थान अनुपूर्वी यानी कि कफ का स्थान आमाशय होता है। जैसा कि हमने संप्राप्ति के अंदर पढ़ा था, ज्वर की जो उत्पत्ति है वही आमाशय से हो रही है उत्पन्न। तो कफ जो है आमाशय का, कफ का स्थान आमाशय है, इसलिए हमें कफ को हम जीतना है। सबसे पहले कफ को जीतने वाली चिकित्साएं हमें पेशेंट को देनी है, जिससे कफ सर्वप्रथम निकल जाएगा। उसके बाद में वात और पित्त की चिकित्सा करनी है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारे सामने कंडीशन आ गई कि पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में हमें सबसे पहले पित्त को जीतना है, अन्यथा कफ स्थान अनुपूर्वी चिकित्सा ही करनी है। इस तरह से सन्निपातित ज्वर की चिकित्सा आचार्य चरक ने बताई है। नेक्स्ट हम देखेंगे आगंतुक ज्वर की चिकित्सा। आगंतुक ज्वर यानी बाह्य कारणों से उत्पन्न होने वाला ज्वर। बाह्य कारणों से उत्पन्न होने वाले ज्वर के 4 प्रकार बताए हैं: अभिचार, अभिशाप, अभिशंग और अभिघात। अभिचार का अर्थ होता है कुछ सिद्ध पुरुषों के श्राप से, मोहन से उत्पन्न होने वाला ज्वर अभिचारक ज्वर कहलाता है। और अभिशाप ज्वर का अर्थ होता है देवता, गुरु, ब्राह्मण इन पुरुषों का अगर अपमान कर देंगे तो वो क्रोधित हो जाएंगे, और क्रोधित होने के कारण जो श्राप दे देते हैं उनसे जो हमारे अंदर उत्पन्न होगा ज्वर, उसको हम अभिशापक ज्वर कहते हैं। अभिचारज और अभिशापक ज्वर को दूर से है बोला है। इसकी चिकित्सा करना बहुत ही कठिन बताया है, फिर भी आचार्य चरक ने इसकी चिकित्सा देवेपाश्रय चिकित्सा बताई है। देवेपाश्रय यानी कि बलि, मंगल, होम, यज्ञ आदि करके हमें इसकी चिकित्सा करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रकार है अभिशंग ज्वर। अभिशंग ज्वर का अर्थ होता है जो टॉक्सिसिटी या किसी विषैली वस्तु के टच में आने के बाद, या विषैले वृक्ष या विषैली हवा के टच में आने के बाद जो हमारे शरीर में ज्वर उत्पन्न होता है, उससे अभिशंग ज्वर कहते हैं। और ये ज्वर कुछ समय बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है अभिघातक ज्वर। अभिघातक ज्वर यानी घात यानी चोट लगने से, या कुछ एक्सीडेंटल केस हो जाते हैं तो चोट लगने के कारण हमारे शरीर में ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग के साथ साथ स्वेलिंग भी होगी। ब्लीडिंग होने के कारण वात और रक्त दोनों दोष दूषित होंगे, तो इस ज्वर को अभिघातक ज्वर कहते हैं। अभिघातक ज्वर के अंदर कुछ मेडिकेटेड घी और मांस रस, बल्य और ब्रह्मणीय चिकित्सा देनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम विषम ज्वर। विषम ज्वर इसको इसलिए बोला है क्योंकि काल की विषमता है। जैसे 5 प्रकार के हैं विषम ज्वर: संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दूषक ज्वर, तृतीयक ज्वर और चतुर्थक ज्वर। संतत ज्वर यानी लगातार आएगा। सतत यानी जो 24 घंटे के अंदर दिन में 2 बार आएगा। और अन्य दूषक यानी जो 24 घंटे के अंदर 1 बार आएगा। तृतीयक यानी हर तीसरे दिन, यानी कि आज आया, कल नहीं आएगा और परसों वापस आ जाएगा। और चतुर्थक ज्वर यानी हर चौथे दिन आएगा, आज आएगा, 2 दिन बीच में नहीं आएगा और चौथे दिन आ जाएगा। इस तरह से इनको काल की विषमता यानी कि अलग अलग टाइम पे आने के कारण इनको विषम ज्वर नाम दिया। और हर एक ज्वर के अंदर इसमें श्रोतोदुष्टि पाई जाती है। जैसे संतत ज्वर में रस व श्रोतोदुष्टि पाई जाती है। सतत ज्वर के अंदर रक्त व श्रोतोदुष्टि पाई जाती है, यानी कि रक्त व श्रोतोदुष्टि वाले ही लक्षण पाए जाएंगे इनके अंदर। और जो नेक्स्ट है अन्य दूषक के अंदर मेद व श्रोतोदुष्टि पाई जाएगी। और तृतीयक और चतुर्थक ज्वर के अंदर अस्थि मज्जागत श्रोतोदुष्टि के लक्षण पाए जाएंगे। अब हम इनकी चिकित्सा देखेंगे संतत, सतत, अन्य दूषक की। संतत ज्वर में कलिंग आदि कषाय देने के लिए बताया है। सतत ज्वर में पटोल आदि कषाय, अन्य दूषक में नींब आदि कषाय, तृतीयक ज्वर में किरातिक्तादि और चतुर्थक ज्वर में गुड़ूच्यादि कषाय देने के लिए बताया है। तो इसका एक कोड है: कल पेट्रोल पंप से नीली कार गई। कल से कलिंगादि, पेट्रोल पंप से पटोलादि, नीली से निम्बादि और कार से किरातिक्तादि और गई से गुड़ूच्यादि कषाय। इस तरह से हम इसका चिकित्सा सूत्र याद रख सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम पढ़ेंगे पुनरावर्तक ज्वर। पुनरावर्तक ज्वर का अर्थ होता है अगर ज्वर का रोगी चिकित्सा के बाद ठीक हो जाता है
लेकिन कुछ दिनों के बाद ही वो मिथ्या आहार विहार करने लगता है और मिथ्या आहार विहार के कारण वापस संप्राप्ति बन के पुनः उसे ज्वर आ जाता है। पुनः ज्वर आने को ही पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। तो इसकी चिकित्सा आचार्य चरक ने बताई है, मृदु भी संशोधने है शुद्धि ही यापना बस्तियो हिता हिताश्य लघवो यूषा जांगला आमिषजा रसा। अर्थात पुनरावर्तक ज्वर के पेशेंट को मृदु शोधन करना चाहिए, यानी कि हल्का वमन विरेचन कराना चाहिए, यापना बस्ती दे सकते हैं और हितकर लघु यूष वगैरह लघु आहार वगैरह उसको देना चाहिए। और मांस के अंदर जांगल मांस देना चाहिए, क्योंकि वो जांगल मांस भी लघु होता है। इस तरह से पुनरावर्तक ज्वर की चिकित्सा है।